नमस्कार, मैं दयाशंकर भी। हमारे दिमाग में अक्सर एक ही बात चलती रहती है क्योंकि 80 से 75 से 80% के जो क्राइम होते हैं, जो मर्डर होते हैं, कत्ल होते हैं, वह परिवार के लोग भी रहते हैं। चाहे वो रिश्तेदार हो या परिवार में का कोई मेंबर हो। अगर ऐसी मशीन बन जाती तो आज लाखों या करोड़ों जिंदगियों को बचाया जा सकता था। दरअसल ऐसी ही घटना आजकल आज के समय में एक सामने आई है। एक ही परिवार के एक व्यक्ति ने अपने ही परिवार के 3 लोगों का कत्ल करता है और कत्ल ऐसे तरीके से कि सुनकर आपके रोंगटे और दिल दहल जाएगा। और कत्ल करने के बाद उनकी डेड बॉडी को अपने ही घर के नीचे एक खड्डा खोदता है। खड्डा खोदने के बाद उन तीनों लाशों को उस खड्डे के अंदर दफन करके वहाँ पे चारपाई लगा कर सोने लगता है। जब यह बात मीडिया में आई, जब यह बात पुलिस वालों को पता चली, जब यह बात लोगों के बीच में आई तो सारे लोग यह कहानी को सुनकर दंग रह जाते हैं कि आखिर आज के समय में कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में, हम इस कहानी को आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्यूचर तक क्राइम और मैं दयाशंकर बिन। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट और है कि अगर हमारी कहानी आपको थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो कृपया आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। और आपका एक एक कमेंट हमें प्रमोट करता है ऐसी वीडियो लाने के लिए, बनाने के लिए प्रमोट करता है, उत्साहित करता है ताकि हम आपके बीच ऐसी वीडियो लाएं। दरअसल आज की जो सच्ची घटना हम आपको बताने जा रहे हैं यह गुजरात के जूनागढ़ से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक सोभावदला गांव होता है। इसी सोभावदला गांव में एक प्रवासी मजदूर रहते हैं जो 28 साल पहले बिहार के रहने वाले होते हैं और 28 साल पहले आकर उस गुजरात के जूनागढ़ में बसते हैं। जूनागढ़ में बसने के बाद इस परिवार में एक उनकी माँ होती है और उसके 2 बेटे होते हैं। जो बड़ा बेटा होता है उसका नाम होता है शिवम गिरी, और जो शिवम उसकी शादी होती है और शादी होने के बाद उसकी बीवी का नाम होता है कंचन कुमारी, जिसकी उम्र होती है मात्र 19 वर्ष। और उसका एक शिवम गिरी का भाई होता है जिसका उम्र होता है 15 वर्ष। अब ये लोग बेहद गरीब परिवार से होते हैं। ये लोग हर रोजमर्रा की जिंदगी में काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलता रहता है। जो शिवम गिरी का भाई होता है, जो छोटा होता है, जो 15 वर्ष होता है, वह खोडियार आश्रम में पशुओं को यानी कि गाय को चारा खिलाने का, उनकी सेवा पानी करने का कार्य होता है। अब इनका जीवन आसानी से चल रहा होता है। अब इसी बीच इसका बड़ा भाई होता है जो इलेक्ट्रीशियन का काम करता रहता है। वो पूरा दिन काम करता, शाम को घर आता है। और इसी बीच इसका जो भाई होता है, जो नाबालिग उम्र में जो 15 वर्ष की आयु होती है, वह गलत लोगों के संगत में आता है और दारू की लत में उसे परेशान कर देता है। अब इसका जो छोटा भाई होता है, इसको ये हो जाता है कि ये जो बड़ा भाई कमा कर लाता है उसका भी पॉकेट से धीरे से पैसा निकालता है, वो दारू में उड़ाता है और पी के घर पे आने के बाद अपनी माँ को या अपनी भाभी को काफ़ी परेशान करता है। अब इस बात को लेकर अक्सर आए दिन इन दोनों भाइयों में झगड़ा होता रहता है। और कभी कभी तो जो शिवम गिरी होता है वो अपने भाई पे हाथ भी उठा देता है क्योंकि तुम ऐसे काम क्यों नहीं छोड़ देते, ये सब जिंदगी की बर्बादी की तरफ लेके जाते हैं, दारू कोई अच्छी बात नहीं है। अब जो शिवम गिरी होता है इसका यह काम हो जाता है कि जो भी पैसे जो उसके छोटे भाई जिसकी उम्र 15 वर्ष होती है, जो खोडियार आश्रम में गायों को सेवा करने से जो मिलता है उसके पैसे वे लेकर रख लेता और घर के जो रोजमर्रा की जिंदगी में होता है, जो राशन पानी का खर्च होता है, उसमें लगा देता है। अब इस बात से लेकर इनके बीच कई बार झगड़े भी होते हैं, हाथापाई भी होती है। और इस बात को लेकर इसके जो भाई के दिमाग में होता है, जहन में ये बैठ जाता है कि हमारा भाई हमारे साथ नाइंसाफी कर रहा है, जाति कर रहा है। अब ये बात इसको इतना घर कर जाती है कि इसका कोई ना कोई इलाज करना पड़ेगा। और फिर इसके दिमाग में एक खतरनाक साजिश जन्म लेती है, कत्ल करने का जन्म लेती है। और ठीक समय होता है 16 अक्टूबर 2025, यानी कि दिवाली से कुछ दिन पहले की बात होती है। अब ये एक रात जब उसके जो बड़ा भाई होता है शिवम गिरी, वह अपनी पत्नी के साथ सोया होता है। उसकी पत्नी प्रेग्नेंट होती है जिसके पेट में लगभग 6 माह का बच्चा पल रहा होता है। ये रात को सोए होते हैं और सोते वक्त यह दारू के नशे में धुत आता है। आने के बाद एक लोहे के रोड को उठाता है और अपने भाई के सर पे जोरदार हमला करने लगता है। जब अपने भाई के सर पे, जो शिवम गिरी के सर पे जोरदार हमला करता है तो वह चीखता चिल्लाता है और चीखते चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसकी बीवी भी दौड़ के आती है। जब उसकी बीवी दौड़ के आती है तो सोचती है कि कैसे भी करके इन दोनों लोगों को शांत किया जाए। लेकिन जो छोटा भाई नाबालिग उसका होता है, वह पैर उठाता है और उसकी कोख में जो गर्भाशय होता है उसमें एक जोरदार लात मारता है। वो इतनी तेजी से और इतना गंभीर वार करता है कि जो उसका भ्रूण था वहीं पर गर्भपात हो जाता है, बच्चा उसके पेट से बाहर आ जाता है। आने के बाद वह चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है
और यह इतना नशे में धुत होता है कि लगातार वार करते जाता है, अपने भाई को मौत के घाट उतार देता है। उसके बाद जो उसकी पत्नी होती है, उसकी बीवी होती है, जो कंचन कुमारी होती है, वह दर्द के मारे कराह रहती है, चिल्ला रही होती है। अब ये इसकी हैवानियत भरी नज़र या इसकी हैवानियत भरी ख्वाहिश देखिए, उस महिला के गर्भपात होने के बाद उससे यह शारीरिक संबंध बनाता है, बलात्कार करता है। ये तो कहानी मुझे बताते हुए बहुत शर्म आ रही है, लेकिन क्या करें, हमारा काम है लोगों को जागरूक करना, बताना। उस महिला के साथ यह संबंध बनाता है, उसका बलात्कार करता है। बलात्कार करने के बाद उस महिला की सीने पे चढ़कर और अपने पैरों से दबाकर उसका गला घोटकर मार देता है। अब गला घोटकर मारने के बाद बाकायदा यह पुलिस में के स्टेटमेंट में उसने स्वीकार किया है कि गला घोट के मारने के बाद जब उसने यह सोचा कि हमने तो 3 कत्ल कर दिए, इससे बचने के लिए वह घर में ही एक 5-6 फीट का गड्ढा खोदता है और उन दोनों लोगों के, अपने बड़े भाई शिवम गिरी और अपनी भाभी कंचन कुमारी के शरीर के सारे वस्त्र उतारता है। और उतारने के बाद उनको बिल्कुल नंग अवस्था में उस कब्र में, उस गड्ढे में डालता है। उस छोटा बच्चा होता है जिसकी उम्र होती है मात्र 6 महीना, उस भ्रूण को भी उसके अंदर डालता है और मिट्टी से ढक देता है। और मिट्टी से ढकने के बाद उसको बाकायदा सेपरेट करता है, वहीं पर चारपाई बिछाकर सोने लगता है। अब जो कंचन कुमारी के माता पिता होते हैं, जो बिहार में रह रहे होते हैं, फिलहाल बिहार में रह रहे होते हैं, और यह अपनी बेटी से बात करने के लिए लगातार फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने के बाद ये लोग तो पहले फ़ोन ही नहीं पिकअप करते, फ़ोन ही नहीं उठाते हैं, लेकिन ये लोग लगातार फ़ोन करते हैं। चूँकि बात नहीं हो रही थी, काफ़ी परेशान होते हैं। एक दिन उस शिवम गिरी की जो माँ होती है, वह फ़ोन उठाती है और फ़ोन उठाने के बाद कहते हैं कि कई दिनों से हम फ़ोन ट्राई कर रहे थे लगाने के लिए, लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। कि यहाँ का हाल चाल तो अच्छा है ना, जो भी कुछ न्यूज़ है वो अच्छा है ना। तो इधर से तो पहले महिला उन लोगों को बरगलाती है, बरगलाने के बाद वो काफ़ी तरह-तरह के सवाल पूछते हैं। तो यह कहती है कि गुजरात के ही हिम्मतनगर रोड एक्सीडेंट पर उन दोनों लोगों की मौत हो गई और मौत होने के बाद हमने उन लोगों का अंतिम संस्कार कर दिया है। अब ये बात बड़ा इनको अजीब लगता है कि हमारी बेटी रोज़ हमसे बात करती थी, उसका रोड एक्सीडेंट हुआ, रोड एक्सीडेंट होने के बाद ये लोग हमें सूचना नहीं दिए और हम जब लोग फ़ोन किए तो ये लोग उठा नहीं रहे थे, और उठाने के बाद ये लोग डायरेक्ट कह रहे हैं कि उसकी रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। आखिर हमें उस लड़की को देखने या समझने या सोचने समझने की भर की अनुमति नहीं दी। उस लड़की से एक अंतिम दर्शन करने के लिए या मिलन करने के लिए मौका नहीं दिया गया। अब ये लोग फ़ौरन होते हैं, जो कंचन कुमारी के माता पिता इस बिहार से ट्रेन पकड़ते हैं और सीधे गुजरात के जूनागढ़ के उसी गाँव में पहुँचते हैं। उसी गाँव में पहुँचने के बाद ये लोग काफ़ी इंक्वायरी करते हैं। इंक्वायरी में पता चलता है कि ऐसी घटना तो हुई ही नहीं। अब ये लोग जूनागढ़ पुलिस स्टेशन में जाते हैं, वहाँ पे एक रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं कि हमारी बेटी का जो 16 अक्टूबर 2025 को गायब हो गई थी, और गायब होने के बाद उसका कोई आता पता नहीं। उसके घर वाले बोल रहे हैं कि उनका रोड एक्सीडेंट हो गया, लेकिन हमें इसमें कुछ दाल में काला नज़र आ रहा है, उसमें कुछ साजिश नज़र आ रही है। अब पुलिस वाले फ़ौरन हरकत में आते हैं। हरकत में आने के बाद जहाँ पे जो उसकी माँ बताई थी, जो गुजरात के हिम्मतनगर जो रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हुई थी, वहाँ पे ये लोग इंक्वायरी करते हैं। जब ये लोग इंक्वायरी करते हैं तो पता चलता है कि वहाँ ऐसा रोड एक्सीडेंट हुआ ही नहीं, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई, एक महिला की, एक दंपति की जान चली गई है। चलिए, पुलिस वाले के कान खड़े होते हैं और इनके खिलाफ एक लिखित FIR दर्ज करते हैं। अब FIR दर्ज करने के बाद ये लोग वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद उसकी माँ को और उसके नाबालिग भाई को पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद कहते हैं कि बताओ, तुम्हारे भैया और भाभी कहाँ हैं? ये लोग तो पहले कहते हैं कि वो लोग रोड एक्सीडेंट में, फिर वही बात मर गए। जब वो लोग पुलिस बताती है कि वहाँ पे हम लोगों ने इंक्वायरी किया, कैसी मरे ही नहीं हो, कोई कुछ हुआ ही नहीं। अगर कुछ ऐसा हुआ है तो तुम्हारे यहाँ ज़रूर उनका कोई फ़ोटो वोटो वीडियो ज़रूर होगा, क्योंकि आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है। वो लोग बार बार अपना बयान बदलते रहते हैं। इस वजह से पुलिस के शक के घेरे में आते हैं, और शक के घेरे में आने पर उसकी माँ और उसके नाबालिग भाई को पुलिस उठाती है और सख्ती से पेश आती है। सख्ती से पेश आने के बाद उसकी माँ तो नहीं टूटती, लेकिन उसका जो नाबालिग भाई होता है टूट जाता है। टूटने के बाद वह कबूल करता है कि हम ही ने उन दोनों लोगों का कत्ल किया, और कत्ल करने के बाद उनको अपने घर के ही अंदर, यानी कि जो आश्रम होता है, जो खोडियार आश्रम, उसके आश्रम के पीछे उसका घर होता है, और उसी घर के अंदर हमने दफन कर दिया है। अब इसके आधार पर जो पुलिस होती है वहाँ पे जाती है, वहाँ पे खड्डे को खुदाई करती है,
दरअसल पुलिस को मैं आपको एक बात बता दूं कि संज्ञान में मामला तब आया, यह 16 अक्टूबर की रात को इसने मारकर अपने भैया भाभी का कत्ल करके गाड़ दिया था, और पुलिस को मालूम चलता है लगभग 31 अक्टूबर को, यानी कि 15 दिन बीत चुके होते हैं। और इस 15 दिन में जब वो खड्डा खोदा जाता है तो उसमें जो बॉडी होती है डिकम्पोज हो जाती है, यानी कि सड़ने की अवस्था में होती है, काफ़ी बदबू मार रही होती है। जैसे तैसे करके एक एक करके 3 लाशों को पुलिस बाहर निकालती है। एक छोटा बच्चा जो 6 महीना का था उसको भी पुलिस बाहर निकालती है। निकालने के बाद उस आरोपी को गिरफ्तार करती है, और गिरफ्तार करने के बाद फिर पूछती है कि आसिफ तुमने कत्ल क्यों किया। फिर वह बताता है कि मुझे दारू की लत थी, और लत की वजह से मेरे घर वाले मुझको डांटते थे, पीटते थे, इसके चलते मैं इन लोगों से परेशान हो गया था। मुझे समझ में आया कि ये लोग मुझे चैन से जीने नहीं देंगे, इसलिए मैंने अपनी इस भैया और भाभी का कत्ल कर दिया है। अब पुलिस वालों को दिमाग में एक बात खटकने लगती है कि आखिर चलो कत्ल तो इसने ही किया है, लेकिन एक व्यक्ति रात में अगर 6 से 7 फीट का गड्ढा खोदता है, उस गड्ढे में एक 3 लाशों को यह बारी बारी करके दफना कैसे सकता है। अब सोचते हैं कि इसकी माँ को पकड़ा जाए। उसकी माँ को पकड़ने के बाद पता चलता है कि जो पुलिस के हिसाब से जो उसकी माँ का मोबाइल का CDR लोकेशन निकाला जाता है, ट्रैकिंग निकाला जाता है, तो पता चलता है उसकी माँ वहाँ पे थी ही नहीं। लेकिन पुलिस वालों के हिसाब से उसकी माँ ने भी इस कत्ल में उन लाशों को दफन करने के लिए उसका भी हाथ है, उसका भी सहयोग था। इसलिए फिलहाल दोनों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है, और पूछताछ करने के बाद उन दोनों लोगों को जेल भेज दिया गया है। अब बाकी कोर्ट का जो भी फैसला आए, लेकिन आज के समय में भी एक अपने ही अपने जान का दुश्मन बन गए हैं, एक अपने ही अपने खून का प्यासे बन गए हैं। और आज के समय में 80 से 90% अपने ही परिवार के लोग अपने ही घर में कत्ल करने पे उतारू हो गए हैं। तो आज की कहानी में बस इतना ही, और जैसे ही कुछ इस वीडियो का अपडेट आएगा, इस कहानी का अपडेट आएगा, तो हम अपनी वीडियो के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और ऐसे ही खबरें देखने के लिए, ऐसे ही न्यूज़ देखने के लिए, और ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे फ्यूचर तक क्राइम चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।